स्टडी जो है डिस्कस करते हैं जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जिससे इकोनॉमिक्स का मतलब आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेस, गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटी मेक चॉइसेस अबाउट हाउ टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स ऑन वांट्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इसीलिए ना हमें समझदारी से चॉइसेस करने पड़ते हैं कि हम इन रिसोर्सेज को कैसे यूज करें कि हमारी ज्यादा से ज्यादा नीड्स और वांट जो है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम यही स्टडी करते हैं कि जो लोग हैं, बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं अपने नीड्स और वांट्स को फुलफिल करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग हाउ दिस डिसीजन अफेक्ट द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी एनालिसिस करते हैं कि ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं, इन डिसीजंस का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन के ऊपर क्या इंपैक्ट जो है वो पड़ता है। इकोनॉमिक्स सीक्स टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन हाउ मार्केट फंक्शन। जो इकोनॉमिक्स है वो हमें बताता है कि जो मार्केट है वो कैसे काम करता है, कैसे इंडिविजुअल और ग्रुप यहाँ पर डिसीजन लेते हैं, कैसे यहाँ पर पॉलिसीज और इवेंट जो है ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। इकोनॉमिक्स को हम बेसिकली दो ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि यहाँ पर किसी इंडिविजुअल एजेंट जैसे कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल बिजनेस, इंडिविजुअल फॉर्म के साथ जो है वो रिलेटेड होता है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उसका एनालिसिस जो है वो करता है। ठीक है, और दूसरा है हमारे यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि काफी ब्रॉडर टर्म है। ये बेसिकली पूरी इकोनॉमी को जो है वो एक साथ जो है वो स्टडी करती है, जैसे कि नेशनल इकोनॉमी को स्टडी करना, इन्फ्लेशन को स्टडी करना, अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करना। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, अभी जस्ट आपको केस स्टडी में समझा रहा हूं। जो इकोनॉमी का जो टर्म है वो बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम है ओइकोनोमिया, जो कि यहाँ पर दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है ओइकोस, जिसका नाम होता है होम, और एक है निमीन, जिसका नाम होता है मैनेजमेंट। यानी कि इस वर्ड का पूरा नाम क्या है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और इस वर्ड से ही जो है हमारा इकोनॉमी वर्ड जो है वो डेवलप हुआ है। ठीक है, कई बार इसमें से भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अब आपको इसके बेस पर क्वेश्चन के आंसर जो है वो करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड। दिस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी इज गिवन बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ डेफिनेशन इज नोन एज। ठीक है, तो देखो, एक फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, जिसको हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स का यहाँ पर फादर भी कहते हैं, एडम स्मिथ ने यहाँ पर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है वो दी थी। एडम स्मिथ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो है वेल्थ। यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि ये जो वेल्थ है, यानी कि जो पैसा है, वो कैसे यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है और कैसे हम इसको जो है वो कंज्यूम करते हैं। यानी कि इस एडम स्मिथ का मानना था कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमें बेसिकली वेल्थ के ऊपर फोकस करना है और उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस करना है, जिससे हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा नीड्स को जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। इसीलिए इस डेफिनेशन को हम वेल्थ डेफिनेशन जो है वो कहते हैं। हालांकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने जो है यहाँ पर इसका क्रिटिसिज्म भी किया है कि ये जो डेफिनेशन है वो सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो ह्यूमंस है उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा है। पर एक्चुअली में जो वेल्थ है वो ह्यूमन के लिए ही तो बने हैं, यानी कि ह्यूमन ही तो उस वेल्थ को यूज करता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन बी वेल्थ डेफिनेशन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगी। वेल्थ डेफिनेशन हमारी यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू लियोनार्ड रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative users. In this economics definition, what is the meaning of end? ठीक है, तो देखो, लियोनार्ड रॉबिन्सन ने इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दी थी, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस होती है जिसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके कैसे जो है अपने अनलिमिटेड वांट्स को जो है वो फुलफिल करता है। तो ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, एक है एंड्स और एक है मींस। तो इसमें से जो एंड्स है इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसे हम रिसोर्सेज कहते हैं, वांट्स कहते हैं, गुड्स कहते हैं, या फिर सर्विसेज कहते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर चैट बॉक्स में बताइए कि ये जो एंड है इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, रिसोर्सेज, वांट्स, गुड्स और सर्विसेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा वॉन्ट्स। क्या रहेगा हमारे यहाँ पर, वॉन्ट्स इज अ करेक्ट आंसर। वॉन्ट्स हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और ये जो मीन्स है, मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अंदर बेसिकली एंड और मीन्स को हमने वॉन्ट्स और रिसोर्स की फॉर्म में सजेस्ट किया है, डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो बेसिकली हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके कैसे जो है अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स को जो है वो फुलफिल करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रॉबिन्सन डेफिनेशन। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है
जो कि रॉबिन्सन डेफिनेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट है। पहला, वांट्स आर अनलिमिटेड, तो रॉबिन्सन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो वांट्स है, हमारी जो जरूरतें हैं वो अनलिमिटेड है। जैसे आपको ही पता है, देखो हमारी जो जरूरतें हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती। जैसे अगर एक पर्सन के पास पहले साइकिल था तो उसे बाइक चाहिए, जब उसे बाइक मिल जाता है तो उसे कार चाहिए, उसे कार मिल जाता है तो उसे आप यहाँ पर एरोप्लेन चाहिए। तो उसकी जो नीड्स है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, उसकी जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। अब देखो ये जो वांट्स है उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसे एग्जांपल भी आप ले सकते हो कि एक पर्सन की जो सैलरी है वो 40,000 रुपीज है, तो ये बेसिकली रिसोर्सेज है जिनका यूज करके वो अपनी वांट्स को फुलफिल करेगा, ठीक है। अब उसकी वांट्स तो अनलिमिटेड है पर उसके जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। 40,000 है तो वो 40,000 को ही खर्च कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट हैव अल्टरनेटिव यूजर्स, ठीक है। अब देखो एक और प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होने के साथ साथ इन रिसोर्सेज को हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे इस पैसे को हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे हम इसको इसको इससे फर्नीचर खरीद सकते हैं, इससे हम जो है बाइक इंस्टॉलमेंट पे खरीद सकते हैं, या फिर हम इससे डिनर कर सकते हैं, इससे हम मूवी जो है वो देख सकते हैं। या फिर एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं मिल्क की। तो आप मिल्क को कई तरीके से यहाँ पर यूज जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि आप उसको पी भी सकते हो, चाय बना सकते हो, कॉफी बना सकते हो, दही बना सकते हो, पनीर बना सकते हो। अब क्योंकि देखो एक पर्सन के पास नॉर्मली क्या होता है, मिल्क लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड तो होता नहीं है। तो उसे क्या है, इस मिल्क के कई सारे अल्टरनेटिव यूज है, इसकी वजह से ना उसे चॉइसेस यहाँ पर काफी सारे करने पड़ते हैं। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ना वो गलत है। देयर इज नो नीड टू मेक चॉइस इन वांट्स, ये हमारा गलत है। क्योंकि देखो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके कई सारे यूजेस होते हैं, इसीलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है कि इस समय हम रिसोर्सेज को किस वांट को फुलफिल करने के लिए जो है यूज करें। जैसे अगर आपके पास मान लो आधा किलो मिल्क है तो या तो आप उससे दही बना लो या फिर चाय बना के पी लो। तो इस समय आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है। जैसे सुबह के टाइम आपको चाय ज्यादा जरूरी है तो आप इस रिसोर्सेज को चाय के लिए जो है वो यूज कर सकते हो। तो ये कुछ हाइलाइट्स थे रॉबिन्सन डेफिनेशन की। तो रॉबिन्सन डेफिनेशन कह रहा है कि हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, साथ के साथ रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज है, इसके लिए हमें यहाँ पर चॉइसेस जो है वो करने पड़ते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि ये तीन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है पर चौथी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट एनालाइजेस the behavior of individual agents such as consumer firms and industries and how they make decisions regarding resource allocation, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल यूनिट्स पे फोकस करती है, इंडिविजुअल एजेंट्स पे फोकस करते हैं। जैसे कोई इंडिविजुअल फैमिली हो गई, कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, कोई इंडिविजुअल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इस इंडिविजुअल एजेंट्स के बिहेवियर को ही स्टडी करते हैं कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके कैसे अपनी वांट्स को जो है वो फुलफिल कर पाते हैं, यानी कि वो मार्केट के अंदर कैसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट जो है वो करते हैं। तो ऑप्शन बी माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, microeconomic studies how individual agents such as consumer firms industries make decision to allocate limited resources typically in a market where goods and services are being bought and sold, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करेगा कि इंडिविजुअल एजेंट कैसे अपने रिसोर्सेज को मार्केट के अंदर जो है एलोकेट करता है ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करके अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाए। तो इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर एग्जांपल होगी माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर जो है वो आती है। पहला, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से यहाँ पर बता दें इसमें से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है, नेशनल इनकम, एग्रीगेट सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से यहाँ पर चैट बॉक्स में बता दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक यहाँ पर जरूर जो है वो कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंज्यूमर इक्विवेलेंट। कंज्यूमर इक्विवेलेंट क्या होता है, देखो कंज्यूमर इक्विवेलेंट एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर एक कंज्यूमर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम नीड्स को फुलफिल जो है वो कर पा रहा होता है, यानी कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल रहा होता है। जैसे एग्जांपल पे एक लड़की है, उसके पास मान के चलो 100 रुपए है, ठीक है। और वो जो है दो चीजों को यहाँ पर 100 रुपए से खरीदना चाहती है, एक है बुक्स और एक है हमारे यहाँ पर क्लोज, ठीक है, क्लोज, ठीक है। तो मान के चलिए इसका जो प्राइस है वो 50 रुपए है और इसका जो प्राइस है वो 50 रुपए, मान के चलिए जस्ट एग्जांपल के लिए। तो देखो
जो ये लड़की है, ये जो गर्ल है, इसे ये दोनों ही चीज चाहिए, और जब इसे ये दोनों चीज मिल जाएगी तो इसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो पहली सिचुएशन के अंदर मान के चलो अगर उसने 100 रुपए की दो बुक खरीद ले तो उसके क्लोथ रह जाएंगे, तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अगर वो इस दो क्लोथ को खरीद लेती है, मतलब दो जोड़ी कपड़े खरीद लेती है, तो उसके बुक्स रह जाएगा। तो इस जगह पे उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक बुक खरीदेगी और एक जोड़ा कपड़ा खरीदेगा, जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विवेलेंट। तो ये बेसिकली एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के साथ रिलेटेड है। तो ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट एग्जामिन द इकोनॉमी रादर देन फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल मार्केट और सेक्टर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बेसिकली एक पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। जैसे एक इंडिया की इकोनॉमी होगी, उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीगेट इकोनॉमिक इंडिकेटर के साथ डील किया जाता है, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स क्या है, प्राइस इंडेक्स हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे इकोनॉमी के साथ जो है वो रिलेटेड और एक एग्रीगेट है। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, कि हमारे देश के अंदर एक साल के अंदर कितने यहाँ पर फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस की गई है, वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। तो ये क्या होगा, एक तरह का एग्रीगेट हो गया जो कि पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमारा जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, और मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो इसको स्टडी करते हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो ये भी एक एग्रीगेट है कि हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर कितना है। उसके बाद प्राइस इंडेक्स, ये भी एग्रीगेट है, ये हमें बताता है कि देश के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो कितनी है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द वो करेक्ट आंसर रहेगा। ये सारे के सारे हमारे इंडिकेटर होते हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी जो है वो करते हैं, ताकि वो इकोनॉमी के बारे में जान सके कि एक इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को कैसे यहाँ पर एलोकेट कर रही है, यूटिलाइज जो है वो कर रही है मैक्सिमम लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ओके, तो ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज स्कार्सिटी। व्हाट डज टर्म स्कार्सिटी रेफर टू इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखो सबसे फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। पहला, द अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, या फिर द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स टू मीट अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि अनलिमिटेड वांट्स होने की वजह से हमारे पास और लिमिटेड रिसोर्सेज की होने की वजह से जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसको स्कार्सिटी कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो हमारे जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है, और उसको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो कम है और लिमिटेड है। इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, स्कार्सिटी जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थ्री फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर। इकोनॉमिक्स की थ्री फंडामेंटल प्रॉब्लम्स होती है, वो कौन सी है। पहला, व्हाट कमोडिटीज आर प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, हाउ वी सर्व द नेशन, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। तो फटाफट से यहाँ पर बता दी इसमें से कौन से हमारे यहाँ पर थ्री फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिक्स के। व्हाट कमोडिटीज आर प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, हाउ वी सर्व द नेशन, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। तो फटाफट से यहाँ पर बता दी इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि व्हाट कमोडिटीज आर प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। तीन फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है जिसके जवाब हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो पहला बात करें व्हाट कमोडिटीज आर प्रोड्यूस, तो यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह की गुड्स को प्रोड्यूस करना। जैसे गुड्स दो तरह के, एक है कैपिटल गुड्स और एक है कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स जैसे कोई एसेट हो गई, जैसे हमने कोई मशीनरी बना दी, ठीक है, वो कैपिटल गुड्स के अंदर आ गए। कंज्यूमर गुड्स जिसको कंज्यूमर कंज्यूम करता है अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जैसे कि चाय हो गया, चाय पत्ती हो गई, टोमेटो सॉप हो गया, सॉस हो गया, साबुन हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करना है, यानी कि कितनी क्वांटिटीज में कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है और कितनी क्वांटिटीज में कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी है। उसके बाद ये सब भी डिसाइड करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें प्रोड्यूस कैसे करना है। जैसे हमारे पास दो टेक्निक अवेलेबल है, एक होती है लेबर इंटेंसिव, जहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज करना होता है और मशीनों का कम यूज करना होता है। देखो इस टेक्निक का बेनिफिट क्या होगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, साथ ही साथ नुकसान क्या होगा कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि मशीन ज्यादा तेजी से जो है वो काम करते हैं। ठीक है, दूसरी टेक्निक क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव, जहां पर हम ज्यादा मशीनों का यूज करते हैं, तो वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद whom टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। जैसे हम बच्चों के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या फिर हम यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या फिर यंग लोगों के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें अमीरों के लिए प्रोड्यूस करना है या फिर गरीबों के लिए प्रोड्यूस करना है, वो चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये तीन फंडामेंटल यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो